नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखक और कथाकार महावीर राजे जी की लिखी कहानी स्त्रियां कभी बीमार नहीं पड़ती। आज रविवार है। रविवार को 10 के पहले बिछावन नहीं छोड़ते प्रभाकर जी। आधे आधे घंटे पर 2 बार चाय, फिर नाश्ता, सब बेड पर। रविवार का नाश्ता जरा स्पेशल होता है। बाकी दिन कॉलेज जाने की हड़बड़ी रहती है। जो मिला गले के नीचे उतार लिया। आज के दिन इत्मीनान रहता है। आराम से टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए और व्हाट्सएप फेसबुक ब्राउज करते हुए धीरे धीरे चटखारे लेते हुए सारा काम करते हैं। मोबाइल में समय देखा, 8:45। 2 चाय हो चुकी थी, तीसरी का नाश्ते के साथ इंतजार था। अब तक तो आ जानी थी। राधिका भी ना आजकल लापरवाह होने लगी है, समय का ध्यान ही नहीं रखती। आवाज देना चाहते थे कि झूमा हड़बड़ाती सी रूम में आई, हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लिए। मेम साहब का तबीयत ठीक नहीं सर। बुखार हुआ, माथा में दर्द। उन्होंने तुनक कर झूमा को निहारा, जैसे कोई बेतुकी बात कह दी हो। फिर ठठाकर हंस पड़े। तबीयत खराब है? स्त्रियों की तबीयत भी कभी खराब होती है। तू भी स्त्री है ना, बता तो, तेरी तबीयत कभी खराब हुई? कभी बुखार आया? झूमा इतने सारे औचक सवालों से किंचित घबरा गई। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया कि ऐसे सवाल पूछने के पीछे मकसद क्या है सर का। महिला होने से ही तबीयत खराब नहीं हो, ऐसा तो कोई बात नहीं। खूब सावधानी रखने के बाद भी उसको अक्सर बुखार, खांसी, सर्दी होते रहता है। इस सवाल का क्या उत्तर दे भला? एक पल को सोचती हुई फिक्र से हंसी। हम लोग मजदूर मानुस सर, मजदूर मानुस चाहे पुरुष हो या महिला, उसको कभी बुखार नहीं आता। आता भी है तो बुखार को हम धक्का दे के दूर भगा देता। हालांकि झुमकी ने यह व्यंग में कहा, पर होठों पर उसका स्वयं का निर्मम सच विद्यमान था। वो बात नहीं रे, सच ये है कि स्त्रियां कभी बीमार नहीं पड़ती। सब दिखावा और चोचले होते हैं। प्रभाकर जी हिंदी के विभागाध्यक्ष के साथ वरिष्ठ लेखक भी थे। वे अपनी रचनाओं में नारी सम्मान तथा स्वनिर्भरता के मुद्दों पर प्रखरता के साथ लिखते। कॉलेज में उनके समर्थकों का एक गुट था। गुट के स्वघोषित नायक थे वे। रविवार के दिन मित्रों को लंच पर बुला लिया करते। खासा मजमा जमता। नारी विमर्श की रचनाओं पर बहसें होती। राधिका मेहमानों की आवभगत में किचन की उमस और धास के बीच फंसी नई नई रेसिपी बनाने की कवायद में एक पांव पर नाचती रहती। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती। ट्रे मेज पर रखकर झूमा लौटने को हुई तो प्रभाकर जी फनफनाए। सुन, मेम साहब से बोलना आज कोई मेहमान नहीं आ रहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, 6 बजे लौटेंगे। देखना, सुनकर सारा बुखार उतर जाएगा। झूमा ने सिर हिलाया और रूम से बाहर आ गई। सर इतना बड़ा मास्टर मुशाय समझ नहीं रहा कि घर का कामकाज से कोई भी स्त्री नहीं घबराता। ये भी कोई बात है? मेहमान नहीं आने की बात सुनकर बुखार उतर जाएगा। किचन में आई तो देखा मेम साहब का चेहरा बुखार से लाल भभूका था। थोड़ी देर में चाय लेकर तेज कदमों से शिशिर के रूम की ओर बढ़ी। दादा बाबू, मेम साहब को बुखार आया, एक बार किचन में जाके देखो। पूरा देह भट्टी का माफिक तप रहा। उसकी आवाज लरज रही थी। शिशिर लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। झूमा की किंकियाहट से ध्यान फिसला तो गलत बटन पर उंगली फिसल गई। सारा मजा ध्वस्त हो गया। विफरी नजरों से झूमा की आंखों में झांका। बुखार हुआ? मम्मी को? तू भी ना, क्या क्या तो बोलती रहती है। सच बोल रहा दादा बाबू? हाँ हाँ, मम्मी लोग भी कभी बीमार पड़ती हैं क्या? झूमा की बात को फाख्ता की तरह उड़ाता शिशिर हंस पड़ा।
मम्मी के झांसे में आ गई ना। अक्सर छुट्टी के दिन शिशिर शाम को दोस्तों को घर बुला लेता। मम्मी चाव से बेटे के दोस्तों की खातिर तरह तरह के आइटम बनाती। क्या मजाल कि चेहरे पर जरा भी शिकन आ जाए। वापस जा रही झूमा को रोककर शिशिर हिनहिनाया। मेरे दोस्तों से चिढ़ है उन्हें। बोल दे आज कोई नहीं आएगा, मैं भी बाहर जा रहा, 6 बजे लौटूंगा। झूमा का मन उदास हो गया। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। वह किचन में आकर अपने बर्तन पोछा आदि के काम में लग गई। प्रभाकर जी और शिशिर थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर चले गए। राधिका की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। रुक रुक कर 3 उल्टियां हुई। तेज ज्वर के दबाव से आंखें मुदी जा रही थी। सर और बदन में भयानक दर्द फुफकार रहा था। नीम बेहोशी की तंद्रा। मेम साहब तबीयत जास्ती खराब हो रहा, सर को फोन करके बुला लो, डॉक्टर के पास जाना होगा। झूमा का स्वर कातर था। राधिका के होठों पर सूखी हंसी उभरी। हंसी में किंचित भय घुला था। उसने मना कर दिया। उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं हैरी, जरूरी प्रोग्राम में गए होंगे। पेरामेट ले लिया है ना, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होती गई। राधिका निढाल सी बेड पर पड़ गई, पलकें बेहोशी में पूरी तरह बंद। झूमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मन बेचैन हो रहा था। इस घर का काम खत्म हो चुका था और उसे 2 अन्य घरों में काम के लिए जाना था। यहाँ कोई पुरुष नहीं है। मेम साहब अकेली हैं। इस हालत में उन्हें छोड़कर कैसे जाए। मेम साहब ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। सुबह चाय बिस्किट दी थी, पर उल्टी में सब बाहर आ गया। झूमा बेड के पास आई। ज्वर के ताप से चेहरा मुरझाए गुलाब सा बेनूर था। झूमा ने हथेली से राधिका का माथा सहलाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे। शीतल छींटों के स्पर्श से पलकें आधी खुली। तली मछली की सी निस्पंद आंखें झूमा पर टिक गई। अरे तू गई नहीं अभी तक। धीमी बड़बड़ाहट, मानो गहरे कुएं से आ रही हो आवाज। ऐसे कैसे चली जाऊं? बैंक मोड़ के पास एक डॉक्टर बाबू बैठते हैं। झूमा ने मन ही मन निर्णय लेते हुए कहा, आपको वहां ले चलती हूं। राधिका को कुछ भी सुनने का होश कहाँ था। झूमा उन्हें कंधे का सहारा देते हुए बाहर लाई। दरवाजे पर ताला लगाया और धीरे धीरे चलकर ऑटो में बैठ गई। बैंक मोड़ के पास डॉक्टर चक्रवर्ती का चैम्बर था। अरे जा, फीस दवा आदि का खर्चा लगेगा, पैसे। एक पल को झूमा का बदन भय से कांप उठा। तभी जेहन में चिल्का की आज ही सुबह शर्मिला मेम साहब से महीना मिला था, 1500 टका। रुपए आंचल के छोर में बंधे थे और छोर की गांठ कंधे से दूसरी ओर उतक कर बंगाली स्टाइल में कमर में गहरे खुशी थी। खजाने को सुरक्षित रखने का यही तरीका था झूमा का। मन आश्वस्त हो गया। डॉक्टर को दिखाते दवा खरीदते 12 बज गए। घर लौटकर मेम साहब को चाय बिस्किट दिया। फिर आधे घंटे के अंतराल पर 2 तरह की दवा। दवा के घोल से राधिका गहरी नींद में उतर गई। कुछ देर बाद झूमा बुझे कदमों से किचन में आई। अपने लिए 2 रोटी सेकी और चाय के साथ निकलकर वापस राधिका के पास आ बैठी। मन में द्वंद्व चल रहा था। 2 घरों में काम का नागा हो गया आज। तिलोत्तमा आंटी भालो मानुष, अच्छी महिला है, वह तो कुछ नहीं बोलेगा। पर ललिता बौदी बहुत लड़ाकू है, 10 ठो बात तो सुनाएगा ही। एक दिन का हाजिरी भी काट लेगा। हाजिरी यानी 100 टका का लॉस। अनायास ही उसकी हंसी फूट गई। 2 बजे झूमा डॉक्टर के कहे अनुसार राधिका के लिए दलिया बनाकर लाई। तंद्रा अभी भी तारी थी। पोर पोर में कमजोरी ठुस गई थी। अपने हाथों से उसने दलिया खिलाई, फिर दवा दी। दवा के असर से राधिका फिर से गहरी नींद में चली गई। 4 बजे राधिका की नींद खुली, मानो कई युगों की कुंभकर्णी निद्रा से जगी हो। मन हल्का लग रहा था, बुखार भी उतर गया था, पर चेहरे पर कमजोरी छाई थी। झूमा को पास बैठे देखकर चौंकी। अरे तू अभी भी यहीं है?
आपको ऐसा हाल में छोड़ के कैसे जाता मेम साहब? झूमा फिक से हंस पड़ी। ऐसी हालत माने? यानी कि मेम साहब को कुछ भी याद नहीं? झूमा ने उन्हें सारे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दी। बेहोशी की अर्धतंद्रा, बैंक मोड़ तक की यात्रा, डॉक्टरी चेकअप, दवा दलिया का पथ्य आदि। राधिका भौचक थी। इतना भारी धर्मयुद्ध हो गया और उसे कुछ भी पता नहीं चला। दवा कब कब लेनी है बताकर झूमा अपने घर के लिए विदा हुई। दवा फीस ऑटो आदि के खर्च के बारे में राधिका को पूछने का होश नहीं आया। झूमा ने बताया भी नहीं। राधिका को लगा कि जाते हुए झूमा उसके पास एक अनाम सी प्यारी खुशबू छोड़ गई है। शाम के 6 बजे ड्राइंग रूम में घुसते ही प्रभाकर जी ने ऊंची आवाज में हुंकारा दिया। अरे कहाँ हो? सारे दिन नींद से ही फुर्सत नहीं मिलती मैडम को। बहुत थक गया। जल्दी से चाय लाओ, साथ में बेसन के चीले भी। अभी लाई। 10 मिनट ही बीते होंगे। राधिका चाय चीले लेकर बोतल वाले जिन्न की तरह प्रभाकर जी के सामने हाजिर। कक्ष में आने के पहले पीले मुरझाए चेहरे पर लोशन का हल्का लेप लगा लिया। कमजोरी से लड़खड़ाते कदमों में दांत पर दांत जमाकर मजबूती भरी पूरी देहयष्टि पर मुस्कान का गुलाबी नकाब डाला। प्रभाकर जी की तितली सी बिंदास नजरों ने एक पल को राधिका के बदन का मुआयना किया। बदन पर पड़े गुलाबी नकाब ने तितली को रोमांच से भर दिया। मन ही मन बड़बड़ाए, स्त्रियां भी कहीं बीमार पड़ती हैं। ये झूमा भी ना बेसिर पैर का इधर का उधर करती रहती है कमबख्त। अभी आप सुन रहे थे महावीर राजी जी की लिखी कहानी स्त्रियां कभी बीमार नहीं पड़ती।